हेमंत कुमार। आज का मुद्दा कोचिंग सेंटर्स पर नकेल का है। विधानसभा में राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 को आखिर पेश किया गया। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने यह बिल पेश किया। कैबिनेट ने 8 मार्च को ही इस बिल को विधेयक को मंजूरी दी थी और इसे छात्रों के हित में एक बड़ा कदम बताया था। बिल को लेकर कोचिंग संचालकों का यह मानना है कि इससे छोटे संस्थान प्रभावित होंगे, जिससे कोचिंग और इससे जुड़ी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। कोचिंग संचालकों का मानना है कि यदि 16 साल से कम उम्र के छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर्स के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं तो फिर ओलंपियाड, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन और किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना जैसी परीक्षाओं का आयोजन क्यों किया जाता है। वहीं बीजेपी ने बिल की तारीफ करते हुए इसे अच्छा कदम बताया। तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि जब तक इस गाइडलाइंस को अच्छे से धरातल पर लागू नहीं किया जाता है तब तक इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। यह बिल सिर्फ कागजों में ही रहेगा। इसी पर आज करेंगे चर्चा। पहले देखिए ये रिपोर्ट। नहीं चलेगा मनमानी का खेल, पेश हुआ कोचिंग सेंटर बिल। कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 से कोचिंग संचालक आशंकित। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कोचिंग में एडमिशन नहीं ले सकते। ये तो जबरदस्ती का मनमाना सा एक कह सकते कि सरकार ने आदेश देने की कोशिश कर रही है। कोचिंग सेंटर्स की निगरानी बढ़ेगी, रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य। स्टूडेंट्स को तनाव मुक्त माहौल जरूरी, मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे। बीजेपी बोली मनमानी पर लगेगी लगाम। कानून बनने के बाद राजस्थान में कोचिंग संस्थानों की जो मनमानी है उसके ऊपर लगाम लगेगी। कांग्रेस ने कहा निर्देश लागू नहीं होंगे तो लाभ नहीं। जब तक गाइडलाइंस या निर्देश लागू नहीं होते इसका लाभ नहीं मिलता। 14 माह में अनेक बच्चों ने इंस्टीट्यूट्स में जो पढ़ रहे थे उन्होंने आत्महत्या की केवल इसलिए क्योंकि जो गाइडलाइंस बनी हुई थी उनकी पालना नहीं करवाई गई। कोचिंग सेंटर्स पर नकेल। तो आखिरकार कोचिंग सेंटर्स पर क्या इस नए बिल के पास हो जाने से नकेल लग पाएगी? क्या जो सुसाइड के मामले हैं छात्रों के वो कम हो पाएंगे? क्या हम छात्रों को कोचिंग सेंटर्स में भी एक अच्छा माहौल प्रदान कर पाएंगे इस बिल के बाद? ये बड़ा सवाल है क्योंकि लगातार कोचिंग सेंटर पर सवाल उठे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक से लगा करके अन्य मसलों तक पर भी कोचिंग सेंटर निशाने पर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। नए बिल से क्या बदलेगा? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। नितिन सारस्वत हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सुभाष शर्मा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और साथ ही शशि प्रकाश हमारे साथ हैं, कोचिंग एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले एक टिप्पणी शशि जी, आप इससे शुरुआत करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या बदलेगा इस बिल के आने से कोचिंग सेंटर्स और छात्रों को लेकर के अगर हम बात करें? देखिए हेमंत जी, मैंने पहले भी कहा था कि कुछ चीजें इसमें अच्छी है। ऑब्वियस सी बात है, अगर बच्चे पढ़ते हैं तो हमें रेगुलराइज होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई इलीगल प्रैक्टिसेस होती हैं तो उन पर कार्रवाई किस डिपार्टमेंट के तहत कैसे किया जाए। सेफ्टी को लेकर भी चीजें होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम अभी तक कुछ नहीं बनाए और एक सारे मनमाने से बिल ला दिए। जो सबसे बड़ा कंसर्न उसमें एक फीस का ही है और दूसरा कंसर्न उसमें एज का कंसर्न है। आप बताइए, कोचिंग का मतलब जहां पे बच्चे नॉर्मल जो मतलब पैरेलल एजुकेशन को कहा जाता है कि नॉर्मल एजुकेशन से बियॉन्ड जो बच्चे चाहते हैं कि हमें कोचिंग में एक्स्ट्रा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, साइंस पढ़ना है, अब हम उनको ये बाउंड कर दे रहे हैं पहले कि नहीं आप नहीं पढ़ सकते। आप बताइए क्या किसी बच्चे को रोका सकते हैं? क्रिकेट तुम 16 साल से पहले नहीं सीख सकते? या किसी बच्चे को हम रोक सकते हैं डांस से पहले नहीं सीख सकते? तो क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि साइंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एकेडमिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब चीजों में बच्चे कोचिंग सीख सकते हैं, लेकिन साइंस सीख रहा था हमारा बच्चा बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है 16 साल से पहले अगर वो डिटेल में जानना चाह रहा है? जबकि सरकार के ही टेस्ट होते हैं। एनटीएससी सरकार की है, क्यूपीएससी सरकार की है और ओलंपियाड में बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे एज अ कंट्री इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और कोटा से तो स्पेशली बच्चे अच्छे खासे मेडल भी लेके आते हैं। फीस तो को लेकर मैं ये नहीं कर सर नहीं, देखिए फीस के लेके दो चीजें पहली बात क्लियर होनी चाहिए। इंडिया में जो फैक्ट है उसकी बात करते हैं। इंडिया में जो कोचिंग है वो फॉर प्रॉफिट है, नॉन फॉर प्रॉफिट नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट आप तो कोटा में देखेंगे 10 साल से कोचिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएशन ने गवर्नमेंट से मतलब रिक्वेस्ट किया, जब पहले सर्विस टैक्स हुआ करता था तब भी, और बाद में जीएसटी आ गया कि टैक्स को आप कम कर दीजिए, 18% से टैक्स को कम कर दीजिए, तो सबसे पहले तो फीस का बर्डन वही कम हो जाएगा।
हम जीएसटी को क्यों नहीं कम कर दे? 18% क्यों जीएसटी लगी हुई है? दूसरी चीज, ऑब्वियस सी बात है, सब कोचिंगों की फीस ज्यादा कम नहीं होती, डिपेंड्स अपॉन एक्सपर्ट एंड एक्सपर्टाइज होता है कि भाई जिस लेवल की जहां पे एजुकेशन होती है वहीं पे होता है। मतलब इसको आप वैसे समझिए जैसे आपके पड़ोस में बच्चा डांस सीखने जाता है, अलग अलग लेवल की चीजों की अलग अलग फीस होती है, तो वो तो कंपटीशन बेस है। लेकिन उसकी भी तो कोई सीमा होनी ही चाहिए ना शशि जी। नहीं तो बिल्कुल। अब आप कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर फॉर प्रॉफिट है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट ही रह जाए तो क्या कहेंगे? मतलब डांस सीखने जाता है, 1000 रुपए का भी डांस सिखाए, लेकिन 10 लाख रुपए महीने का डांस सिखाने लग जाए तो फिर वो डांस नहीं रह जाता ना सर। नहीं बिल्कुल सही कर, लेकिन क्या सच में असीमित है? बैरियर अगर लगाने की कोशिश की है सरकार ने तो आपकी, अब देखिए आपकी एवरेज फीस हर साल 10 से 15% हार्डली बढ़ती है। हर साल आप चेक कर लीजिए, एवरेज फीस उससे ज्यादा नहीं बढ़ती है। हर साल इससे ज्यादा नहीं बढ़ती है, इससे कम ही आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं है कि एवरेज फीस बढ़ती है। और मतलब आप देख सकते हैं कि पिछले 15 साल 10 साल पहले की जो फीस थी, आज की फीस में हार्डली 50-60% इंक्रीमेंट हुआ होगा। ऐसा नहीं कि पहले फीस 10,000 होती थी, आज 10 लाख फीस हो गई है। अभी भी 1 लाख से 1.25 लाख की फीस होती है, जो ऐसे 7 साल पहले भी हुआ करती थी। चलिए, आपने एक नई बात बताई मुझे भी। नितिन सारस्वत जी, आप कैसे देख पा रहे हैं इस नए बिल को लेकर के, और कांग्रेस को क्यों लगता है कि ये अगर पूरी तरह से धरातल पर नहीं उतरा तो कागजों में ही सिमट करके रह जाएगा? नितिन जी। देखिए हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी आपने जो शिक्षाविद है उनको कहा, तो मैं खुद कोचिंग किया हूँ और मैंने देखा है कि किस तरीके से बच्चों से एक तरफ से मनमानी फीस देखी जाती है। अभी थोड़े दिन पहले हमने एक बड़े इंस्टीट्यूट में देखा कि उन्होंने किस तरीके से टीचर्स का वादा किया था, फिर सारे टीचर्स बदल दिए, बच्चों को सड़क पे छोड़ दिया, उनसे कोर्स नहीं हुए, बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस उनसे वसूली गई। आज हमारे यहाँ पे इस तरीके की स्थिति है कि बच्चों के ऊपर इस तरीके का बर्डन है कि आज बच्चा, उसका मानसिक विकास ही नहीं हो पा रहा। आज 8वीं क्लास से जिस तरीके का माहौल है कोचिंग का, उस 8वीं क्लास के अंदर उसको कोचिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, 8वीं क्लास से उसकी स्कूलिंग पूरी नहीं हो रही है, किस तरीके की चीजें उससे मनमानी फीस वसूल की जा रही है, मनमाने तरीके से तमाम एक्स्ट्रा चार्ज लगा के उस पर मोटी मोटी फीस का बर्डन उनके घर वालों पे डाल दिया जाता है। तो इस तरीके की चीजों के लिए जो बिल लाया गया है, मैं ये इस बात से बिल नहीं आना चाहिए बिल्कुल। हाँ, जो मनमानी होती है उस मनमानी को कम करने के लिए जरूर इस तरीके के बिल आने चाहिए। मैं एकदम कोचिंग के संपूर्ण की एकदम बुरी तरीके से खारिज कर दूंगा, वैसा नहीं है, लेकिन जो मनमानी है उसके लिए बिल्कुल रेगुलेशन होना चाहिए। का स्वागत करते हैं जो बीजेपी ने पहल की, इसका स्वागत करते हैं, राजनीति से ऊपर उठकर। सुनिए तो सही। हाँ, अब बिल्कुल, अब मेरी सुनिए तो सही। मैं बिल्कुल इस कोचिंग के, अब इसके बात पे आ रहा था कि मैं इस बिल का बिल्कुल स्वागत करता अगर ये बिल अगर सही नियत से, सही इरादे से लाया जाता, जहां केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन दी कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में अलाउ नहीं किया जाएगा, उनको कोचिंग नहीं दिया जाएगा। उन्होंने तमाम तरीके की स्टडी बताई कि उससे पहले उनकी स्कूलिंग जरूरी है, उन पर कोचिंग का दबाव नहीं होना चाहिए, कोचिंग से किस तरीके से उनका मानसिक विकास रुक जाता है, और तमाम तरीके की चीजें बताई। वो जो फंडामेंटल चीज थी, मतलब जो उसकी आत्मा थी उस बिल की, जो केंद्र सरकार ने जारी की थी, उस आत्मा को ड्राफ्ट में तो रखा गया जब बिल का ड्राफ्ट था, लेकिन जब आज सदन में पेश किया गया आपको ताज्जुब हो गया, उस चीज को निकाल दिया गया। मतलब मोदी सरकार ने एक बिल लेके आए, उन्होंने कहा कि 16 साल के कम बच्चों को इसके अंदर प्रवेश नहीं होगा। उनपे 16 साल के बच्चों पे जिस तरीके का मानसिक तनाव आता है, जिस तरीके से कोचिंग माफिया उनको अपने कब्जे में ले लेते हैं, जिस तरीके की चीजें होती है वो नहीं होनी चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार ने बिल लाई है, गाइडलाइन लाई है, और उस आत्मा को ही इस राजस्थान की सरकार ने, मतलब मैं यह समझना चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि इस बिल को और कठोर किया जाना चाहिए। जो कठोर की बात नहीं है। तो अरे आपने सेंट्रल की गाइडलाइन को, आपने उद्देश्य में लिखा है कि हमने सेंट्रल मोदी सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप ये बिल बनाया है, और जो उस बिल की आत्मा थी उसी को बाहर निकाल दिया। तो आत्मा क्या थी? 16 साल के बच्चों से प्रवेश नहीं होगा उनको कोचिंग के अंदर, 16 साल से छोटे बच्चों का कोचिंग में प्रवेश नहीं होगा, और उस प्रावधान को इन्होंने ड्राफ्ट में लिया और उस ड्राफ्ट से बाहर निकाल दिया। अच्छा ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेंगे। आप नहीं, इतना उत्तेजित मत होइए, बच्चे भी आपको देखेंगे तो फिर समझ नहीं पाएंगे। बिल से ज्यादा टेंशन आपसे आ जाएगी कि हाँ, थोड़ा सरल शब्दों में हम इसे देखें। जी मैं आता हूं हेमंत जी, मैंने 16 साल से नीचे के बच्चों को किस तरीके से आपने देखा है, कोटा में किस तरीके के केस आ रहे हैं। ठीक है, वो मैं आपकी बात समझ गया, आप रिपीट मत कीजिए उसको। मैं जवाब ले लूंगा, सारस्वत साहब जवाब ले लूंगा। सुभाष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं शायद।
सुभाष जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष जी की आवाज नहीं आ रही है। मैं सीधा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चेतन राजपुरोहित जी हमारे साथ हैं। चेतन जी, क्या बदलेगा इस बिल से? देखिए, कई तरह की आशंकाएं हैं अभी, और मुझे लगता है कि जैसे सदन में इस पर और डिबेट होगी और ज्यादा चीजें खुल करके सामने आएंगी। हालांकि बिल हम सबके पास पहुंच गया है, लेकिन और भी इसमें संशोधन भी होंगे अभी फिलहाल। लेकिन इस बिल को अगर हम देखें तो क्या बदल जाएगा कोचिंग सेंटर में? कि क्या कोचिंग सेंटर में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका शोषण बदल जाएगा आर्थिक तौर पर, उनके परिवारों का? क्या उनको मानसिक शांति, सुरक्षा और इस बात की गारंटी है? क्या कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाले बच्चों की लगातार बर्डन की वजह से जो सुसाइड की घटनाएं सामने आ रही थी उन पर लगाम लग जाएगी? या फिर जो आप विपक्ष में रहते हुए आशंकाएं जताते थे कि ये कोचिंग सेंटर जो है वो पेपर लीक के माफियाओं से मिले हुए हैं और इतनी बड़ी राशि सिर्फ एक कोचिंग सेंटर वाले ही खर्च करते हैं और इससे पेपर लीक भी बहुतायत से हो रहे हैं, तो वो चीजें बदल जाएंगी? क्या बदलेगा सर? अहमद जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कांग्रेस प्रवक्ता जी का, इन्होंने भी स्वागत किया बिल का। ठीक है, सुझाव है, होने चाहिए। विपक्ष का काम है सुझाव देना, सुझाव इंक्लूड भी होते हैं। अभी चर्चा होगी, चर्चा में जो जो सुझाव आएंगे। लेकिन मैं एक बात महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ आपको, ये जो बिल है राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025, इसके 3 स्टॉक होल्डर है। नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट, नंबर 2 छात्र और नंबर 3 अभिभावक। इन तीनों के साथ लगातार चर्चा, सरकार के माध्यम से चर्चा हुई, सभी के पक्ष को सुना गया। सुनने के बाद में जिस प्रकार की घटनाएं पिछले सालों में कोचिंग सेंटरों में घटित हो रही है, उनको ध्यान में रख करके किस प्रकार से इन घटनाओं को कम किया जा सकता है, राजस्थान के युवाओं के भविष्य को सुरक्षा कैसे की जा सकती है, सुरक्षा कैसे प्राप्त हो सकती है, उनके सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए सरकार क्या योगदान कर सकती है, इन सब बातों को ध्यान में रख करके 2-3 काम बड़े अच्छे किए हैं। नंबर 1, एक पोर्टल जारी होगा। पोर्टल के ऊपर राजस्थान सरकार का जो पोर्टल है उसके ऊपर किसी को भी कोई दिक्कत है, चाहे फीस स्ट्रक्चर से है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से है, चाहे सिक्योरिटी से है, चाहे टीचिंग से है, चाहे अरेस्टमेंट से, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो वो उसमें जाकर के अपने आप दर्ज करा सकता है, उसको रिलीफ मिल सकती है। दूसरा, हेल्पलाइन, एक हेल्पलाइन का नंबर भी जारी होगा। तीसरी बात, आपने इसको लिंक किया पेपर लीक से, बड़ी घटनाएं हुई है। अपन ने देखा है पिछले सालों के अंदर जिस प्रकार से पेपर लीक माफियाओं के तार जुड़े हुए पाए गए, वो भी एक गंभीर चिंतन का विषय था, उसको भी ध्यान में रखा गया है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके राजस्थान के युवाओं का भविष्य कैसे सुरक्षित हो, संरक्षित हो। माननीय भजनलाल जी ने यही कहा है कि राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, पहली बात। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के मित्र ने बहुत अच्छी बात कही, 16 साल वाली बात इन्होंने की। हाँ, ये सही है। पहले 16 साल से पहले 8वीं कक्षा में कोचिंग सेंटर बच्चों को एडमिशन दे देता था हेमंत जी, 8वीं कक्षा में। आप कल्पना करिए, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये लोग क्या करते थे, कोचिंग सेंटर वाले स्कूल से टाई अप करके, काम तो नाम तो स्कूल का होता था लेकिन बच्चा स्कूल नहीं जाता था, बच्चा कोचिंग सेंटर जाता था। जिस प्रकार से मानसिक प्रेशर क्रिएट किया जाता था बच्चे पे, जिस प्रकार से बच्चा, एक मासूम बच्चे का जो दिमाग, मैं भी चूंकि एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, मेरे को पता है, लेकिन इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए तो बिल लाया गया है। और इसमें जो संशोधन नहीं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता जैसे कह रहे थे कि आपने जो आत्मा निकाल के बाहर कर दी, उस पर क्या कहना है आपका? हाँ, मैं यही मैंने सामने से जवाब दे रहा हूँ ना, पहले से दे रहा हूँ। हाँ, आप ये मान के चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता ने जो कहा मैं उसका कह रहा हूँ ना, मैं खुद भी कह रहा हूँ, जो भी सुझाव आएंगे, जो भी बात आएगी। एक आपसे मैं एक और बात जानना चाहता हूं कि देखिए, इन कोचिंग सेंटर्स के अलावा अभी बहुत तादाद में कुकुरमुत्ते की तरह से हमारे ग्रामीण इलाकों में आर्मी के लिए तैयारी करवाने वाले सेंटर डेवलप हो रहे हैं, जो वहां पर बच्चों को रहने के साथ साथ आर्मी की तैयारी के नाम पर उनको कोचिंग भी देते हैं और ये फिजिकल कोचिंग भी देते हैं और साथ साथ में वो तैयारी उस पेपर के पैटर्न के हिसाब से करवाने का दावा भी करते हैं। क्या इस तरह के भी ये सेंटर्स इसके दायरे में होंगे? हाँ हेमंत जी, मैं यही कहना चाहता हूँ आपको, ये बिल है उसमें ये इन्होंने किया है, 50 से ज्यादा संख्या वाले कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी हो, इसमें ये जरूरी नहीं है कि कोटा, सीकर, नीट वाले, आईसीटी वाले, जेट वाले या गेट वाले, ये नहीं है। जो भी कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो 50 से ज्यादा संख्या रखते हैं, उन सब के ऊपर ये लागू हो। तो कोई 49 बच्चों को कोचिंग दे रहा है और अपनी मनमानी से दे रहा है, तो उस पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे? करवाना पड़ेगा।
नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा सबसे नहीं, आप तो कह रहे हैं कि 50 बच्चों वाले कोई 49 बच्चे लेकर के 49 बच्चे लेकर के कोचिंग चला रहा है, मनमानी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उस पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे? मतलब मेरा सवाल नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं करेंगे? उनके लिए नियम बने हुए पहले से, लेकिन आप समझिए इस बात को कि आपको कहीं ना कहीं क्राइटेरिया रखना पड़ेगा। आप जब बिल लेकर आते हैं, जब आप कानून लेकर आते हैं, तो आपको क्राइटेरिया रखना पड़ेगा कि आप घर के अंदर 5 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हो, कोचिंग करते हो, तो क्या उस पर ये सारे नियम लागू हो जाएंगे? नहीं, केवल 50, मिनिमम 50। तो क्या उस पर ये नियम लागू नहीं हुए कि वो फीस की मनमानी नहीं करे, छात्रों को बिठा रहा है तो वो जगह वहां पर समुचित व्यवस्था हो, उनके पानी की समुचित व्यवस्था हो, हवा की समुचित व्यवस्था हो? क्या वो कोचिंग ऐसी जगह पर तो नहीं पढ़ा रहा है 4 बच्चे लेकर के, जो छात्रों के जान के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है? ये भी चीजें मैं इसी हाँ, तो आप कुछ, नितिन सारस्वत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट राजपुरो जी, नितिन सारस्वत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए हेमंत जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आपने 2/3 बच्चे जो कि 16 साल की उम्र के कोचिंग करते हैं, आपने पहले उनको बाहर निकाल दिया इस बिल से। फिर 50 से कम वालों को आपने उनको बाहर निकाल दिया। हम देखते हैं सुपर 30 जैसी क्लासेस, आज जो एक ट्रेंड बन गया है कि 30 लोगों को सेलेक्ट करेंगे, उनको करवाएंगे, 40 को कराएंगे, सुपर 50, आपने उनको भी बाहर निकाल दिया। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने पिछले 1.5 साल के अंदर, हमारा कोचिंग हब तैयार हो गया अभी 1 साल पहले, कोचिंग हब के लिए लगातार हमने अपील की कि कोचिंग हब में नाम से उनको जाने के लिए फोर्स करिए, क्योंकि जिस तरीके से कम प्रेमिसेस के अंदर तमाम नियमों का उल्लंघन करके कोचिंग चल रही है, आपने इतने समय में क्या कार्रवाई की? तमाम आग लगने की घटनाएं हुई, तमाम दम घुटने की घटनाएं हुई, तमाम छात्रों से लूट की घटनाएं हुई। आप केवल बातें करते रहे और बातें करते करते आपने इतनी दूर तक आ गए कि आज उसका जवाब ले लूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुभाष जी भी जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, इस नए बिल को कैसे देख रहे हैं आप, जो आज विधानसभा में रखा गया? दावा सरकार का यह है कि बहुत सारी चीजें बदलेंगी इससे। देखिए, ये अभी कहना बहुत अर्ली स्टेज होगी कि किस तरह का बिल है, क्या उसमें कांग्रेस प्रवक्ता जिस तरह से बता रहे हैं, अभी बहुत सारे खुलासे होना बाकी हैं। अभी पेश किया गया है, मोटी मोटी बातें सामने आई हैं, लेकिन बहुत सारी निटिग्रिटीज के बारे में अभी जब सदन में इसके ऊपर चर्चा होगी तब जाके बात होगी। लेकिन मैं इससे पहले कि इस बिल के ऊपर आऊं, बात यहां ये है साहब कि हमारा पूरा का पूरा जो सामाजिक तंत्र है, जो स्ट्रक्चर है, कितने बिल लाओगे आप और किस किस के बिल लाओगे? देश की आजादी के बाद इतने बिल आ चुके हैं हेमंत जी कि आप हमको, यदि हम पढ़ने बैठ जाएं तो 1-2 साल लग जाएंगे। इतने बिल हमारे यहाँ पेश हो चुके हैं। बिल लाना बहुत आसान है, लेकिन बिलों को रेगुलेटिंग अथॉरिटी में बदलना, कौन उसको चेक करेगा, कौन जाएगा इन शर्तों का पालन कराने, हमारे पास उसका मैकेनिज्म क्या होगा, किस तरह की मशीनरी हम बना रहे हैं, ये सब अभी कोई इसमें कुछ भी हवाला नहीं है। दूसरा, हर चीज का अधिकार ज्यादा क्या होता है, फिर पुलिस के हाथ लग जाती है चीजें। पुलिस जाती है, शिकायत जाती है कोई, पुलिस चली जाती है। पुलिस को टेक्निकली कोई पता नहीं होता है ज्यादा चीजों का इस मामले में, चूंकि टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। तो ये एक केओस बनता जा रहा है, केओटिक सिचुएशन बनती जा रही है, और इस केओटिक सिचुएशन में हमारी सरकारें बुरी तरह से विफल रही हैं। आजादी के बाद जितनी सरकारें आई हैं, तमाम सरकारों का विफलता का सामना करना पड़ा है। समाज में जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, आप देखिए शिक्षा की बात है, शिक्षा इतनी महंगी है भारत में जिसकी कोई हद नहीं है। जो अच्छे पैसे दे सकते हैं, जो महंगी फीस भर सकते हैं, उनके बच्चे अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, उनकी हालत आप हम सब जानते हैं। कोचिंग सेंटर्स में भी वही हाल है। जो ब्रांडेड कोचिंग सेंटर्स हैं उनमें फीस ज्यादा है, उनका कोई स्ट्रक्चर हमने आज तक बनाया नहीं है, फीस का कोई यूनिवर्सल कोई हमारी फीस का स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये आप देखिए जरा, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं समाज के, शिक्षा, न्याय कितना महंगा है आज की तारीख में, आप हम सब जानते हैं। जाते हैं कोर्टों में, वकीलों से बात करते हैं कि साहब ये मामला तो वहां उससे बात कर लो, आप वो वकील कर लो। इतना महंगा हो गया है सारा का सारा खेल कि अब आत्महत्या की बात आती है। हम मेजर फोकस क्या है असल में, चिंता सरकार के लिए क्या है इसमें, ये क्यों विधेयक लाया जा रहा है, इसके कारण क्या है कि छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, छात्रों में डिप्रेशन का माहौल है, इसलिए इस बिल की जरूरत पड़ी है हमको। तो ठीक है, ये आत्महत्याएं क्या उससे रुक जाएंगी क्या हमने फीस का कोई स्ट्रक्चर इसमें लाए हैं क्या? नंबर 1। नंबर 2, छात्रों को जिस तरह की हमारी व्यवस्था रही उसमें क्या हम यूनिवर्सिटी और हमारी कॉलेज, हमारे जो डायरेक्टरेट, इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स बने हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बना हुआ है, भारत सरकार का एक पूरा मंत्रालय HRD इसके पीछे काम करता है, क्या हम हमारा काम पूरा कर पा रहे हैं? क्या इसको कोचिंग के जितने नियम हम बना रहे हैं, इसको क्या हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत जो कॉलेज बनाने के लिए जो शर्तें हैं, क्या उस शर्तों के तहत नहीं जोड़ सकते?
जिससे कि अलग से कोई विधेयक पारित करने की भी जरूरत ना पड़े और संभवतः कंट्रोल भी अच्छा हो जाए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस को खोलने के लिए जिस तरह की शर्तें लागू हैं वो शर्तें बहुत बेहतरीन शर्तें हैं और उसमें इंस्पेक्शन का मैकेनिज्म भी ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या हमारी यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस हैं जिनको हमने हजारों एकड़ जमीन दे रखी है, क्या हम कोचिंग का कोई वैकल्पिक प्रावधान उन यूनिवर्सिटीज में, उन सरकारी कॉलेजेस में नहीं कर सकते? क्या हमारे पास जो फैकल्टी है, सरकार में जो फैकल्टी है, सरकारी जो फैकल्टीज हैं वो इतनी ज्यादा क्वालिफाइड हैं, क्या हम उनको इन्वॉल्व नहीं कर सकते? आज की तारीख में हमारी यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस खाली होते जा रहे हैं। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं रहे हैं, आप उनको कोचिंग में इन्वॉल्व कराने की बात कर रहे हो। वो तो सुभाष जी आपने कहा सरकारी जो टीचर्स हैं उनको इसमें इन्वॉल्व नहीं करते, वो तो स्कूलों में और अगर वहां पर पढ़ाते तो कोचिंग की नौबत ही नहीं आती सही तरीके से अपनी कार्य। तो यही तो रेगुलेशन की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ। कि आज नया विधेयक ला रहे हैं, नया रेगुलेशन कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो जो पुरानी चीजें हैं उनको तो संभाल लीजिए पहले। जी आपने दो बातें बहुत महत्वपूर्ण कही। जी चेतन जी, मैं बिल्कुल हमारे मित्र सुभाष जी का जवाब देना चाहता हूँ। आजकल विश्वविद्यालयों के अंदर कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए सेंटर खोले जा रहे हैं, वहां भी ये सारे काम शुरू हो चुके हैं। गवर्नमेंट आने पिछले 10 सालों के अंदर हर यूनिवर्सिटी का आप पता करिए काउंसलिंग सेंटर है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी समस्या क्या है? आत्महत्या की। उसके लिए मनोचिकित्सक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कोचिंग सेंटर में? उनको काउंसलिंग करने वाला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए स्टेट अथॉरिटी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए जिला स्तर पर एक कमेटी या अथॉरिटी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? क्योंकि ये जब सारी इस बिल के अंदर बनेगी, सारा इसका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म से जब काम होगा तो मैं आपको निश्चित बात कह सकता हूँ कि कोचिंग सेंटरों की स्थिति में सुधार होगा। फीस का जो मनमाना स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसमें भी सुधार होगा। बच्चों के साथ जो सिक्योरिटी का इश्यू है उस पर सुधार होगा और बच्चों को मनोचिकित्सक के द्वारा उनकी मनोदशा को ठीक करने के लिए उनके ऊपर प्रेशर नहीं बने, वो भी प्रावधान है। और उसके अंदर पूरा एसओपी के अंदर, गाइडलाइन के अंदर सब चीजों का प्रावधान का पालन कराना सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आकर रुकता है कि इनका पालन करवाना। पालन कराने का काम सरकार का काम है, सरकार इसका पालन करवाएगी और जब पालन होगा तो आत्महत्या निश्चित रूप से कम होगी बच्चों की। नहीं, पहले अगर राजपुर जी, शशि जी अभी सवाल उठा रहे थे कि भाई ये 16 उम्र वाला बैरियर है, ये क्यों है, और फीस को लेकर के इसके अगर रेस्ट्रिक्शंस होंगे तो वो तो कोई जरूर थोड़ी जबरदस्ती थोड़ी घर जाकर के वसूलते हैं। बच्चों को पढ़ाने भेजोगे तभी कोई कोचिंग सेंटर फीस वसूल करेगा ना, और वो अपनी सुविधाओं के हिसाब से, खर्चे के हिसाब से वसूल करता है, अपने टीचर्स के हिसाब से, फैसिलिटी के हिसाब से। मैं शशि जी की बात पे जा रहा था लेकिन मैं टाइम नहीं मिला, मेरे बीच कनेक्शन कट गया। शशि जी ने 2 बातें कही। एक बात इन्होंने की कि साइंस पढ़ने के लिए मना करना। शशि जी ये नियम केवल साइंस के लिए लागू नहीं है, ये हर कोचिंग सेंटर के लिए, पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात, 16 साल की उम्र का जहां तक प्रश्न है, बच्चा जब 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जब आप लोग बच्चों को लेते हैं और उन बच्चों का कंपटीशन आप करवाते हैं 12वीं पास बच्चों का जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे होते हैं नीट की या गेट की या जेट की, उनसे उन बच्चों का जब मानसिक स्तर उस लेवल पे नहीं है, आप उनके बराबर उनको बैठा देते हैं क्लास के अंदर, क्या वो कम्पीट कर पाएंगे? वो नहीं कर पाएंगे। ये बच्चों के साथ साथ अभिभावक का भी शोषण है। आप इसके नाम से उनसे बड़ी भारी से फीस वसूली करते हैं। उनके बच्चे एक मिनट पूरा कर लीजिए। बच्चे उनके घर छोड़ करके, परिवार से बिछुड़ करके, जब बच्चा अकेला कोचिंग सेंटर में, कहीं गेस्ट हाउस में, कहीं पीजी में रहता है, उसको कोई बताने वाला नहीं। जी आपका सिग्नल फिर डाउन हो गया है शशि जी। सर देखिए, मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था, मैं एज के फैक्टर की बात करती। इन्होंने कहा कि सब चीजों पर लागू है। हाँ। आप लिख लीजिए ऑन रिकॉर्ड, ये इम्पॉसिबल है। फिर आईपीएल बंद करना पड़ जाएगा सरकार को। फिर सचिन कहां से पैदा होता अगर 16 साल से कम उम्र पे नियम लग जाता? तो ये कैसे पॉसिबल? आप लिख लीजिए, अभी भी 16 साल से कम उम्र का बच्चा आईपीएल ज्वाइन किया ना टीम, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप कह रहे हैं कि नहीं सब चीजों पर नियम लागू हो जाएगा? ये तो संभव ही नहीं है, पहली बात। दूसरा, मैं सुभाष सर ने कहा वो इंपॉर्टेंट बात थी, मैं उसी पे कह रहा हूं कि ये सारा जो गेम शुरू हुआ, सारी बातें शुरू हुई, उसके लिए एक बड़ा सीरियस टॉपिक था कि बच्चे सुसाइड कर रहे थे, उसको कैसे रोका जाए। सारी बातें वहीं से शुरू हुई। आप याद करिए कि आज से करीब 1.5 साल पहले, जो इससे पहले पुराने मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने भी सितंबर अक्टूबर में एक बार मीटिंग की, तो उन्होंने भी अगेन एक सजेस्ट किया था कि हम एक बिल लाते हैं। हुआ तब भी कुछ नहीं। फिर केंद्र सरकार ने लास्ट जनवरी में केवल एक गाइडलाइन जारी की, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन के थ्रू गाइडलाइन जारी की। और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास आरटीआई है
कि ठीक। राजस्थान में 4 बड़े जिले जहां पर कोचिंगें चलाई जाती है, जयपुर, सीकर, जोधपुर और कोटा, इन चारों जगह हमने आरटीआई डाली और वहां से किसी भी डीएम का प्रॉपर जवाब यही नहीं आया कि ये किस डिपार्टमेंट के अंडर में आती है। अभी तो यही नहीं श्योर था कि किस डिपार्टमेंट के अंडर में आती है। तो मैं ये बार बार कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। जब हमारे देश में एक वड़ा पाव बेचने के लिए भी एफएसआई का लाइसेंस चाहिए, तो कंफर्म है कोचिंग में जहां पे इतनी ज्ञान की बातें दी जाइए वहां पे लाइसेंस होना ही चाहिए, रेगुलेटरी होनी चाहिए, बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बात होनी चाहिए। लेकिन अगेन मैं बता रहा हूं कि यहीं पर कोचिंग पे ठीक है, उनपे होनी चाहिए गाइडलाइन, उन पर और स्ट्रिक्ट होनी चाहिए काउंसलर। लेकिन क्या सरकार ने, सिर्फ मैं कोटा की बात करूं, क्या सरकार ने एक सिंगल एक्स्ट्रा हायरिंग किया? क्या किसी मनोचिकित्सक की हायरिंग किया? नहीं। सरकार ने क्या किया, उसी मेडिकल कॉलेज में उसी मनोचिकित्सक की जो ऑलरेडी इन पे इतना सारा बर्डन होता है, जो पूरे जिले और सराउंडिंग के जिलों को, पूरे संभाग को देख रहे थे, उन्होंने कहा कि जी आप कोचिंग के बच्चों को भी काउंसलिंग कर दो। क्या एक हायरिंग हुई? क्या एक मेडिकल काउंसलिंग सेंटर खोले गए? नहीं। ठीक है राजपुरोहित जी। और आईपीएल अब देख लीजिए, अभी भी आईपीएल वहां भी कोचिंग की ट्रेनिंग होती है। नियुक्त करना पड़ेगा, उनको सारी सुविधाएं देनी पड़ेगी। आप जो फीस वसूल करना चेतन जी, आईपीएल में राजस्थान की टीम में भी 16 से कम उम्र के बच्चे जाते हैं। आईपीएल में 16 से, वो ट्रेनिंग के थ्रू ही आते हैं। वो बच्चे का घर पे नहीं सीख लेता है। आईपीएल की तुलना कोचिंग सेंटर से पढ़ाई के मामले में नहीं, आपने ही जवाब दिया, इसलिए मैं, आप 12वीं पास बच्चे का जवाब 10वीं चेतन जी, आप 12वीं पास नहीं, आपने ही इस बात का जवाब दिया कि नहीं, साइंस के अलावा। नितिन सारस्वत कुछ करना चाह रहे हैं? दूसरी बात, उनको समझाने वाला बच्चे को आपने जवाब दिया कि ये चीजें हैं, सब पर कर रहे हैं। थोड़ा सा और इस पे विधानसभा में भी डिस्कशन होगा, तो जिस तरीके का तर्क कर रहे हैं वो बिल्कुल एकदम गलत है। आज 3 साल का बच्चा स्कूल भी जाता है, बच्चे के स्कूल जाने में, खेलने में इस तरीके की चीजें नहीं है। जिस तरीके से आप मनमानी फीस वसूलते हो, उसको तनाव देते हो, उसको इस तरीके के कॉम्पिटिशन लगाते हो, उसके लिए सुरक्षा है। लेकिन मैंने फिर कहा, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो बात जो उठाई जा रही है ना 16 साल वाली, ये बिल्कुल सही बात है। क्या आप किसी बच्चे को 10वीं पास करने के लिए ये कैसे कह सकते हैं कि आपका 16 साल का होना जरूरी है, 15 साल का होना जरूरी है? वो 10 साल का भी कर सकता है। उसमें टैलेंट को कैसे रोक सकते हैं हम? ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सुनिए, उम्मीद जो करते हैं मुख्य सरकार विषय है इन बातों को भी आत्महत्या का, संज्ञान में लेके वो ध्यान ऐसे में नहीं लेगी। रुकेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। और कोशिश सरकार की यही है कि कोई भी बच्चा अगर कोचिंग सेंटर में जाए तो अब वो फिजिकली तौर पर, मानसिक तौर पर कहीं प्रताड़ित नहीं हो, उसका ध्यान रखें, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से प्रदेश में एक के बाद एक कोचिंग सेंटर्स के बच्चों को लेकर सुसाइड की खबरें आई, वो चिंताजनक है। उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम जो समस्याएं कोचिंग संचालकों की हैं उनको भी सरकार सुने और मिलजुल